नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो वीडियो है वह बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि वह वीडियो इफेक्ट करता है हमारे पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ देशवासियों के अधिकारों के बारे में। हाल ही में अखबारों के जरिए आपने पढ़ा होगा कि हमारे उदयपुर जिले के सायरा पुलिस थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। लालाराम गरासिया नाम के व्यक्ति की मौत, जो कि एक नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस उसको पूछताछ करने के लिए लेके आई थी। खैर, मामले में थाने का घेराव हुआ, 4 से अधिक पुलिस थानों का जाब्ता लगा, समझाइश की गई, वार्ता की गई, मुआवजा और सरकारी नौकरी के नाम पर इस मामले को शांत किया गया। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वह इस मुद्दे की नहीं है कि लालाराम के साथ क्या हुआ, क्या परिस्थितियां रही कि उसकी मृत्यु हुई, यह जांच का विषय है। लेकिन अगर हम बात करें तो हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि इंडिया एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर 2019 के मुताबिक 2019 में हिरासत के अंदर 1731 मौतें हुई, जिसमें 125 मौतें पुलिस हिरासत में हुई। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का स्लोगन जिस पुलिस विभाग का है, वहां पर पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होना वास्तव में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर चल क्या रहा है। अगर हम बात करते हैं तो लॉकडाउन के दौरान तूतीकोरन तमिलनाडु क्षेत्र में एक पिता पुत्र द्वारा मोबाइल की दुकान कुछ समय सीमा से ज्यादा खुल जाने पर उनके साथ इतनी भयंकर मारपीट की गई कि उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर रक्तस्राव की बाढ़ थी। तो सोचने की बात है कि आखिर किसी व्यक्ति के एक छोटे अपराध के लिए पुलिस को इतना पावर कैसे दे दिया कि वह किसी को टॉर्चर करे, वो किसी के ऊपर हाथ उठाए और उन्हें इस कदर तक मारे कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर हम आगे की बात करते हैं तो बिजनौर पुलिस 3 दिन तक एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को अपने थाने में रखा, जिसकी मौत हो गई। आगे की बात करें तो गरियाबंद या रायबरेली के लालगंज कोतवाली थाने की, अमरोहा थाने की बात करें या मुंबई के वडाला मैटर की, भोजपुर के बढ़ारा थाने की बात करें या सिवनी के पुलिस थाना छिपारा की, या सीतामढ़ी के डुमरा थाने की, जहां 2 युवकों की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई। रायपुर की बात करें या करनाल की बात करें, यानी कि मैं कहना चाहता हूं आपको कि पुलिस कस्टडी में जिस तरह से लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास पुलिस मित्र के बनाए पुलिस दुश्मन पे जाता जा रहा है। आज एक व्यक्ति जो पुलिस को अपना मित्र मानना चाहता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज और उनकी भाषा और उनके कामकाज के जो तरीके होते हैं, वह आज एक आम व्यक्ति को पुलिस स्टेशन से दूर ही रखते हैं। यही कारण है कि किसी व्यक्ति के साथ यदि कोई छोटा मोटा अपराध कारित होता है या उसे कोई नुकसान हो जाता है, उसका पर्स चोरी हो जाता है, उसका मोबाइल चोरी हो जाता है, तो वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाने से कतराता है, क्योंकि अपराधी पकड़ा जाएगा तब पकड़ा जाएगा, लेकिन जब वह वहां जाएगा तो उसे तू तड़ाक की भाषा में बात की जाती है। पुलिस मानवाधिकार के मैटर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में पुलिस के अंदर, पुलिस महकमे के अंदर, पुलिस थानों के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी सभ्यता से बात नहीं की जाती है। और इसका उदाहरण एक आम व्यक्ति जानता है, जिसके वीडियो प्रतिदिन वायरल होते हैं कि पुलिस कर्मियों द्वारा किस तरीके से अभद्र भाषा में पीड़ितों के साथ भी बात की जाती है। बात जब अपराधियों की होगी तो अपराधी जो है वो कानून के हर पहलू से वाकिफ है, वो हर धारा से वाकिफ है कि किस मैटर में पुलिस उसके साथ क्या एक्शन लेगी और उसके साथ क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन जब एक पीड़ित पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे जिस तरीके से प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, जिस प्रकार की भाषा उसको सुनने मिलती है, इस तरीके को देखकर प्रत्येक व्यक्ति दूर रहना चाहता है पुलिस विभाग से, चाहे उसके साथ जो अपराध हुआ है वह उस अपराध को भले उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करे। मैं एक मामले की बात करना चाहूंगा आपको कि पुलिस थाना करेलीबाग जो कि गुजरात में आता है, वहां एक 35 वर्षीय युवक के साथ जो मारपीट हुई और उसकी जो मृत्यु हो गई, उस मृत्यु के संदर्भ में सुप्रीम
कोर्ट ने अशोका भाई बाबूमल दासानी के मामले में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, और इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने एक 35 साल के युवक की मृत्यु के मामले में गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वह 10 लाख रुपया बतौर मुआवजा वह पीड़ित के परिवार को दे। मामले इस प्रकार के ढेरों उठते हैं जहां पुलिस किसी गवाह को या किसी पीड़ित को भी कह ले, या फिर यहां पर मैं कह दूं कि किसी मुलजिम के लिए भी जो सख्त रवैया अपनाती है वह कहीं ना कहीं मानवाधिकार के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी की धारा 163, मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे मामले क्यों कारित होते हैं, क्योंकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है। आप कानून को जानिए, कानून को समझिए कि कानून में एक प्रत्येक व्यक्ति को, एक भारतीय को, एक देशवासी को क्या अधिकार दिए गए हैं, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। गिरफ्तारी के अधिकार क्या है, एक पीड़ित के अधिकार क्या है और एक गवाह के अधिकार क्या है, इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी की धारा 163 के अंतर्गत, जब किसी गवाह की गवाही पुलिस थाने द्वारा या पुलिस थाना अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है, तो उस मामले में पुलिस न तो उस गवाह को धमका सकती है, न उसको उत्तेजित कर सकती है, न उसको डरा सकती है, न ही जबरन उसको पुलिस स्टेशन लाने के लिए बाध्य कर सकती है। महिला के मैटर में यदि कोई गवाही ली जाती है तो ये पूरा अधिकार है कि वह अपने परिवार की मौजूदगी में 4 लोगों के समक्ष अपनी गवाही दे। प्रत्येक गवाह का यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की उपस्थिति में अपने गवाहों को, अपने बयानों को नोट कराए। यहाँ तक कि पुलिस थाने में होने वाले बयानों पर गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं कराए जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि व्यक्ति जो एक्चुअल अपनी गवाही देना चाहता है, अगर उस गवाही को डिफर किया जाता है तो वह न्यायालय में अपनी गवाही, जब उसका मौका आता है तो वह अपनी एक्चुअल गवाही दे सकता है। इसी के साथ ही सीआरपीसी की धारा 176 जो प्रोविजन करती है कि पुलिस कस्टडी में यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस मामले की जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है और पुलिस अथॉरिटी जो होती है उसको उस जांच से दूर रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी के अधिकार भी जानने चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का पूरा अधिकार है। और यहाँ तक कि यदि मामला संज्ञेय अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है तो पुलिस किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। और पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह अपना अरेस्ट मेमो बनवाए, अपने गिरफ्तारी का मेमो बनवाए। और यदि उसको ऐसा भय है कि पुलिस उसके साथ मारपीट कर सकती है तो उसका यह अधिकार है कि वह पुलिस को कहे कि आप मेरा मेडिकल कीजिए और उसके साथ मुझे गिरफ्तारी कीजिए, ताकि जब पुलिस आपको कोर्ट के समक्ष पेश करेगी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको कोर्ट में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। उस वक्त भी आपका मेडिकल होता है तो पहले वाले मेडिकल और इस मेडिकल के अंदर डिफर ये आता है कि यदि पुलिस द्वारा आपके साथ मारपीट की गई है तो वह चीज सामने आ जाएगी। इस मामले में मैं आपको कहूंगा कि महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए भी विशेष कानून है कि सूरज ढलने के बाद या सूर्य उगने से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है और किसी महिला की गिरफ्तारी करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का उस समय मौजूद होना जरूरी होगा। तो साथियों, गिरफ्तारी से जुड़े अधिकार भी आपको जानना जरूरी है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और कह दूं, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 7 साल तक से कम सजा वाले अपराधों में पुलिस आपको दंड प्रक्रिया संहिता 41A का नोटिस दिए बिना पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आपको आपकी बात कहने का पूरा अवसर मिलता है, किंतु पुलिस अपने पद, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक सामान्य व्यक्ति को डराने, धमकाने का प्रयास करती है। इस मैटर में आपको अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागृत होना पड़ेगा। और यदि किसी व्यक्ति के साथ पुलिस कोई बेरहमी करती है, उसके साथ मारपीट करती है या आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप पुलिस के आला अधिकारी को इसकी कंप्लेंट दे सकते हैं। यहाँ तक कि संबंधित मजिस्ट्रेट को भी आप इस संदर्भ की रिपोर्ट दे सकते हैं। अपने अधिकारों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं होंगे
तो यह केवल और केवल आपका ही नुकसान है और आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं कारित हो सकती है। अब रही बात, अक्सर एक सवाल आता है कि आप पुलिस को किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करने का अधिकार है? तो इस मामले में बता दूं कि यदि आपको पुलिस पीसी रिमांड भी लेती है तो वहां पर भी पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह आपके साथ मारपीट करे और मारपीट करके आपसे जानकारी ले। ये बात जरूर है कि राठौड़ी तरीके से पुलिस ऐसे काम करती है जिसमें वह अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुए व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए ऐसे एक्ट करती है, लेकिन उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे मामले में प्रत्येक व्यक्ति को मैं ये कहूँगा कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहो और आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए कि अगर एक पीड़ित के रूप में आपके क्या अधिकार है, यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपके क्या अधिकार है, मेडिकल संबंधित आपके राइट क्या है, महिलाओं के कानून संबंधी आपके अधिकार क्या है। क्योंकि इस बात को हम खुले रूप से मानते हैं, पुलिस एक सिस्टम का हिस्सा है जिसका काम है राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को नियंत्रण करना, लेकिन इस रूप में उनका यह अधिकार कतई नहीं है कि वह निर्दोष लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं वो या गवाहों के साथ इस प्रकार से रुख अख्तियार करें कि वह लोगों के लिए मुश्किल बन जाए। ऐसे कई मामलों में मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर जब से हम चौराहे पर देखते हैं कि पुलिस वाले, कोई बाइक वाला भी जा रहा है वो बिना हेलमेट के, उस पर झपट पड़ती है और उसके मोटरसाइकिल की चाबी निकाल लेती है और उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है कि जैसे कोई अपराधी जेल से भाग के निकला हुआ है या कोई आतंकवादी गोलियों की बौछार करने वाला है। ऐसा मामला कुल मिलाकर गलत है। यहाँ तक कि पुलिस में आपने कई देखा होगा कि अक्सर चौराहे को छोड़ दिया जाए, बीच ट्रैफिक मतलब बीच रोड के अंदर जहाँ पर चौराहा भी नहीं है वहाँ पर भी यदि पुलिस वाले चालान बनाते हैं तो आप उस चीज़ का भी विरोध कर सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर में कहा है और कई हाई कोर्ट ने भी इस मैटर में कहा है कि राजस्व वसूल करना पुलिस का अधिकार नहीं है। अक्सर पुलिस वाले जगह जगह चौराहे पर खड़े रह के चालान बना के वो राशि वसूल करते हैं और चालान बनाते हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि राजस्व वसूल करना पुलिस का काम नहीं है। इसके बावजूद आला अधिकारियों द्वारा एक टारगेट दे दिया जाता है पुलिस थानों को कि उनको ये टारगेट कवर करना है और इतनी राशि के चालान उनको काटने ही काटने हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसा कहा हुआ है कि राजस्व इकट्ठा करना पुलिस विभाग का काम नहीं है। पुलिस विभाग का काम राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना होता है। किंतु अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं होती है। हम अगर बात करते हैं कि किसी मामले के अंदर पुलिस को 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर चालान पेश करना होता है, लेकिन पद या प्रभाव के कारण कभी कभी पुलिस कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर पाती है, जो वास्तव में शोचनीय विषय है। मामला हम कोटड़ा पुलिस थाने का ले लें कि आज से करीब 1 वर्ष पूर्व कुछ गरीब लोगों ने अपने बैंक में अपने साथ हुई ठगी की एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन आज भी स्पष्ट मामला है, खुले तरीके से दिख रहा है कि लोगों के साथ बैंक फ्रॉड हुआ है, उनके नाम पे जाली हस्ताक्षर किए गए, राशियां निकाली गई है, लेकिन आज भी पुलिस की कार्रवाई शून्य है। एक लड़की द्वारा गांव के 20-25 लोगों से ठगी करके राशि वसूल कर दी जाती है और पर्याप्त साक्ष्य उसके द्वारा भी, उसके संदर्भ में भी पुलिस आज की तारीख में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। एक झूठी कंपनी बनती है, जो झूठी कंपनी लोगों को लोन योजना के नाम पर, गवर्नमेंट के नाम पे अपने चेक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन जैसी स्कीमों की छापे लगी होती है, फर्जी चेक दिए जाते हैं, लेकिन 1.5 साल के अंदर अगर देखा जाए तो पुलिस ने उस मामले के अंदर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा देखा जाए तो लोगों के साथ फ्रॉड करने वाली कंपनियों ने के खिलाफ जब एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हुई, उसके खिलाफ भी देखा जाए तो पुलिस द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नजर नहीं आती है। और ऐसे बड़े बड़े मामले के अंदर जहां लोगों के साथ समूह के रूप में एक बड़ी धोखाधड़ी हुई है, तो पुलिस द्वारा उनकी कार्रवाई वहां शून्य नजर आती है, लेकिन वहीं पर एक चौराहे पर एक व्यक्ति द्वारा जिसने हेलमेट नहीं पहना है उस पर ऐसी सख्ती की जाती है कि जैसे सारे के सारे जुर्म उसी ने किए हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं उदयपुर शहर के जिसमें
लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस संदर्भ में आज कार्रवाई होगी, आज कार्रवाई होगी, आज कार्रवाई होगी, लेकिन विभिन्न पुलिस थानों द्वारा इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें पर्याप्त साक्ष्य होते हुए भी उस संदर्भ में पुलिस द्वारा एफआईआर प्रस्तुत कर दी जाती है, जिसमें कोर्टों के चक्कर काट के लोगों को उन एफआईआर को प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पुलिस विभाग को चाहिए कि किसी केस में जब वास्तव में आपको संबंधित साक्ष्य है, जहां स्पष्टता प्रमाणित हो रहा है किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया है या किसी व्यक्ति ने चंद लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है और पीड़ित आपके वहां आ रहे हैं और उनको अपने बयान देने में डर लग रहा है और उन घटनाओं को 2-3 साल का वक्त हो गया है, लेकिन वहां पर आपकी कार्रवाई शून्य है, तो पुलिस विभाग पर यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वहां आपकी कार्रवाई क्यों नहीं? क्या पद और प्रभाव में झुक गई पुलिस? ऐसे ढेरों मामले हैं जो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप पब्लिक के सामने साझा करेंगे। हम यही कहेंगे कि ऐसे मामले में कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती कि पीड़ित भी चुपचाप बैठ जाता है। आज की तारीख में बात करूंगा मैं कि वर्तमान में कई फाइनेंशियल कंपनियां ऐसी हैं, कई सोसाइटियां ऐसी हैं जो डूब चुकी है। गबन जिनके किसने किए, गबन जिसमें किए बड़े बड़े अधिकारियों ने, लेकिन वहां पर जब उनके एडवाइजर पे, उनके कर्मचारियों पे मुकदमे दर्ज होते हैं तो पुलिस अपने प्रभाव को दिखाने के लिए उनके परिवार के आधार पे उनको लाके थाने में बैठा देती थी और उनके खिलाफ उनको डराया धमकाया जाता है कि लोगों को पैसा दो नहीं तो हम आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे। जबकि आदर्श क्रेडिट, नवजीवन क्रेडिट और संजीवनी क्रेडिट के मामले में एसओजी विभाग, स्पेशल ऑपरेशन जो ग्रुप है, पुलिस का ग्रुप है, उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ऐसे मैटर में एजेंटों और कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी उन एजेंटों और कर्मचारियों को बुलाकर उनको बैठा दिया जाता है और उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप लोगों का सेटलमेंट करें। ये पद और प्रभाव का एक गलत इस्तेमाल है। अपने अधिकारों को प्रति जागृत हो और यदि आपके साथ ऐसी कोई एक्ट होता है तो प्रत्येक पीड़ित को ये कहूंगा कि ऐसे मैटर में आप कभी चुप नहीं बैठे, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें और आगे जाएं, क्योंकि आपके चुप रहने का खामियाजा दूसरे लोग भुगतते हैं। इसी से जुड़े ऐसे कई मामले जिनमें उदयपुर के संबंधित क्षेत्रों के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करा रखी है, लेकिन एक लंबे वक्त से वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा लगी है। ऐसे ही मुद्दों को हम आपके सामने लाएंगे, तो चैनल पर बने रहे और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रत्येक पुलिसकर्मी को शेयर करें, प्रत्येक व्यक्ति को शेयर करें, प्रत्येक ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का मकसद हमारा पुलिस विभाग से जुड़े किसी व्यक्ति को आहत करना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस विभाग एक आम व्यक्ति के साथ सलीके से बात करे, तू-ता से बात नहीं करे, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करे, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर का जो स्लोगन है उसको पूर्ण करे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।